semiotics and what is semiotics and what is the role of the simulations. Yesterday somebody asked about the semiotics and we'll discuss, and that idea was given by Ronald Barthes. And today we are going to discuss structuralism and post-structuralism. And whenever we discuss about post-structuralism, we need to discuss deconstructionism. So, Jacques Derrida, he is the father of the deconstructionist or deconstruction theory. So whenever we discuss post-structuralism, we will discuss deconstruction, and we'll also discuss the philosopher like Jewish philosopher Jacques Derrida. So prior to discuss today's assignment, I would like to discuss about some topics. We were discussing of Northrop Frye. He's a Canadian critic. So according to Frye, who is a Canadian critic, he says that whenever you want to find meaning of the text, the best way to approach the meaning is, according to Northrop Frye, who is a Canadian critic, he say we we can find meaning without writer's involvement. He say that writer is taking topic for one aspect. So there are multiple aspects which is not in the mind of the writer. फ्राई ने कहा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो एक राइटर के माइंड में नहीं होते while writing a poem, a piece of literature or whatever he is writing. But whenever you study a piece of text without involving the life and biography and intentions and writer's point of view, you are going to deconstruct, you are going to evaluate a piece of literature. What will happen? You will get multiple meaning, not fixing yourself, rather you are getting multiple perspective while not focusing to the writers. अगर आप राइटर को फोकस करके उसकी इंटेंशन को फोकस किए बगैर कहता है कि किसी पीस ऑफ लिटरेचर या योनरा को वैल्यूएट करते हो अकॉर्डिंग टू फ्राई, जिसको डिस्कस किया कैथरीन बेल्सर ने अपनी बुक के अंदर क्रिटिकल प्रैक्टिस के अंदर, उसका जस्ट रेफरेंस आया था तो मैंने सोचा मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो उसने पहले तो कहा कि वी डोंट नीड टू टेक द ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज ऑथर कैन बी लिमिटेड। ऑथर का हो सकता है 2-3 या एक उसका पॉइंट हो, उसके ऊपर उसने पोएम लिख दी हो, बट वेन एवर यू टेक आइसोलेट अ पीस ऑफ टेक्स्ट विदाउट इन्वॉल्विंग द ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू, देयर आर मल्टीपल मीनिंग एंड देयर विल बी मल्टीपल पर्सपेक्टिव यू कैन ड्राइव फ्रॉम द टेक्स्ट। एक तो उसने ये कहा, फिर उसने ये कहा कि मीनिंग्स जो हैं वो टेक्स्ट के अंदर जो है वो मुहताज नहीं हैं कि हम जस्ट आथर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम अपने मीनिंग भी, एक टेक्स्ट जो है वो अपनी एक बॉडी रखती है, टेक्स्ट एक अपनी पोजीशन रखती है, टेक्स्ट एक मीनिंग कंटेन करती है एंड इट गिव्स अस। फ्राई ने इंसिस्ट किया प्लूरलिटी का मतलब होता है डोमिनेशन, पावर, किसी चीज़, किसकी प्लूरलिटी पे उसने फोकस किया, उसने कहा प्लूरलिटी ऑफ द टेक्स्ट। उसने टेक्स्ट को वैल्यू दी कि टेक्स्ट जो है इटसेल्फ जो है वो वैल्यू रखती है, और उसने कहा कि हम उससे ही हम मीनिंग ड्राइव कर सकते हैं। और ये जो है कैथरीन बेल्स से जो है ये तकरीबन न्यू क्रिटिसिज्म से मिलता जुलता कंसेप्ट है। और उसके बाद न्यू क्रिटिसिज्म जो अमेरिका में, स्पेशली अमेरिकन जो है न्यू क्रिटिसिज्म में उन्होंने वर्क किया, वो इसके कंसेप्ट से उन्होंने काफ़ी हेल्प ली। अच्छा जी, अब लेट मी डिस्कस अबाउट अदर टॉपिक। लिख लें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो हम डिस्कस करेंगे सिमियोटिक्स के मतलब, ये रोनाल्ड बार्थ का कंसेप्ट था। ही डिस्कस्ड अबाउट द सिमियोटिक्स। ही सेज दैट द साइंस प्रोड्यूस लॉट ऑफ मीनिंग। फॉर एग्जांपल, फॉर मी साइन लाइक अ रेड साइन लाइक अ फेसबुक, यूट्यूब and the sign like Twitter. So these are having meaning for me. If you show some layman, maybe he does not know about the meanings, but he says, according to Ronald Barthes, he says that the signs, they have meaning and they denote certain thing. From culture to culture they are having various meanings. तो जो इसने मीनिंग का कंसेप्ट दिया साइन के थ्रू, वो सिम्योटिक की स्टडी है। मैंने आपको उसकी डेफिनेशन भी सेंड की है आपके ग्रुप में, वो पढ़ लीजिएगा।
So background information, Ronald Barthes was born on the 12th November 1915. रोनल्ड बार्थ कब पैदा हुए और ये कौन थे? फ्रेंच थे। रोनल्ड बार्थ was born 12 November 1915 और died 1918. जब उनकी डेथ डेट आए तो you must know what kind of philosopher he will be, because since he has seen two world war. So talk about 1914 to 1918 First World War, and the Second World War is 1939 or 1939 onward 1945. So he has seen two world wars. You know, the people like Ronald Barthes, Jacques Derrida, or like you can say the Michael Foucault, they are post-structuralists, and what they say that we don't not, there is no center at all. मोस्टली जो फिलासफर होते हैं वो क्या होते हैं? एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं, और वो क्या हैं? वो अग्नोस्टिक हैं। दे डू नॉट एक्सेप्ट गॉड, दे डू नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कुछ एग्जिस्टेंशलिस्ट ये कहते हैं कि गॉड मौजूद तो ज़रूर है, लेकिन ही इज़ नथिंग टू डू विद अस। यानी कुछ इस तरह के भी होंगे फिलासफर, दे से दैट गॉड, देयर इज़ अ गॉड बट इट इज़ नथिंग टू डू विद अस। जैसे वो प्लेटो ने कहा था कि गॉड जो है वो आई एम नथिंग, तो अगर गॉड मौजूद भी है तो वो मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मोस्टली आपको गॉड किस तरह मिलेंगे? दे से दैट देयर इज़ नो गॉड, दे डू नॉट एक्सेप्ट द सेंटर को एक्सेप्ट ना करना, जैसे डीकंस्ट्रक्शन का उसने कंसेप्ट दिया है, वो रिजेक्ट कर रहा है किसको? अल्टीमेट एब्सोल्यूट रियलिटी को। तो इसके बड़े वसी मानी दिखते हैं, बच्चों को अक्सर समझ नहीं आते। ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग एनी सेंटर। ये कहते हैं ना, डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, डिसेंटरिंग कर दो। ही मीन्स दैट देयर इज़ नो सेंटर। उसने कहा कि मीनिंग अगर किसी को किसी ने दिए भी हुए हैं तो वो पावर की वजह से दिए हैं। माइकल फूको सेड इट इज़ अ पावर अल्टीमेटली डिटरमिन्स द मीनिंग। ये पावर होती है कि वो लैंग्वेज कौन सी इम्पोज करनी है, कौन सी लगानी है, कौन से कैसे कंट्रोल करना है, ये लैंग्वेज होती है। माइकल फूको सेड, ही सेड दैट इट इज़ अ पावर अल्टीमेटली दैट डिसाइड्स मीनिंग। Nothing, survival for the fittest. Who is powerful enough, he will survive over here. Who is weak, ultimately he will be destroyed. So talk about the concept of the imperialist. What was their concept? They were just attacking and occupying the land of the other countries. And talk about the British people. In round about 14th to 15th century, they had their renaissance. It means that they have a rebirth of the knowledge. They had a knowledge, but talk about up to the 20th and 19th century, they keep on just occupying the land of the people. Even they occupied America, Canada, Asia, Africa, and many more countries. So why they were occupying? नॉलेज होने के बावजूद वो ऑक्यूपाई तो कर रहे थे। इट मीन कि माइकल फूको इज राइटली सेइंग दिस थिंग दैट हूएवर ही इज अ पावर, ही अल्टीमेटली इम्पोज लैंग्वेज ऑन अदर। जो पावर में होगा वो इम्पोज कर देगा। टॉक अबाउट द सब कॉन्टिनेंट। हियर इन सब कॉन्टिनेंट व्हेन मुस्लिम अटैक ऑन सब कॉन्टिनेंट, they brought their Persian language. Ultimately Sanskrit language was over there. Sanskrit was over there, that was running in the India. So they occupied the land. The Muslim came over there and just they attacked, and ultimately they imposed language like Persian. So when English people came, they attacked and occupied India. They imposed their English language. तो जो आता जाता है वो अपनी लैंग्वेज जो है वो इम्पोज करता जाता है। तो ये अल्टीमेटली सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। ही इज़ ऑफ द अर्लीस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। पहले ये स्ट्रक्चरलिस्ट था, उसके बाद ये चूँकि कन्वेंस हो गया तो फिर ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बन गया। सो हाउ ही वाज स्ट्रक्चरलिस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज अ फॉलोअर ऑफ द फर्डिनेंड डी सॉशर्स, the concept of structuralism, and after that when he got new idea impressed from the rest of the writer they were working with him, he also accepted the post-structuralism theories of the cultures, and his work pioneered ideas of the structures and significations which have to underpin the culture studies and critical theory today. He was of the early instance of the marginal criticism. Barthes is of the leading theorist of semiotics, study of sign. तो ये क्या है? लीडिंग है, स्पेशली इन स्टडी ऑफ साइन में। अगर आपने कोई थीसिस लिखना होता है तो इसको ज़रूर पढ़ना पड़ता है। सीमोटिक्स में अगर थीसिस लिखेंगे तो रोनाल्ड बार्थ की थीरीज जो है वो आपने
वहाँ लगानी है।